Hello, this is Maimuna Rafiq, and today is our next lecture of psychological testing 2। तो आज हमें पढ़ना है कि जो आपकी टेस्टिंग है इसके कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ इसको इम्प्लीकेशन करने के लिए कुछ एथिक्स होते हैं जो कि सोशली भी और एथिकली भी किस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो एथिक्स पे है कि एथिक्स क्या होते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को करते हुए। ओके जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं हम। एथिक्स रेफर टू द करेक्ट रूल ऑफ कंडक्ट नेसेसरी व्हेन कैरी आउट द रिसर्च। कि एथिक्स क्या हैं कि कुछ करेक्ट रूल्स हैं जो कि कंडक्ट किए जाते हैं किसी भी तरह की कोई रिसर्च अगर मतलब अप्लाई की जा रही है या कोई न्यू डाटा गैदर किया जा रहा है तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। वी हैव अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द रिसर्च पार्टिसिपेंट फ्रॉम हार्म। कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे उनकी सिक्योरिटी का उनके उस चीज़ का ख्याल रखा जाए। इन ब्रॉडिंग एथिकल गाइडलाइन फॉर रिसर्च आर पब्लिश बाय ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी एंड अमेरिकन बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी। तो बरतानिया में जो है इसके दो जो हैं वो रिसर्चर जो आप कह लें एज अ हेड लीड कर रहे हैं जिन्होंने एथिक्स बनाए हैं, जिन्होंने सारे साइकोलॉजी के रूल्स किए हैं। फर्स्ट है ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी BPS एंड सेकंड है APA, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। जो प्रेजेंट जितनी भी स्टडीज़ हो रही हैं या जितने भी सिनेरियोज़ हैं अगर आपने नोटिस किया हो वो प्रेजेंट स्टडी जो हो रही हैं वो APA के रूल्स के अकॉर्डिंग हो रही हैं। तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ दीज कोड्स ऑफ द कंडक्ट इज़ टू प्रोटेक्ट द रिसर्च पार्टिसिपेंट द रेपुटेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिस्ट देमसेल्व्स। बेसिकली इन एथिक्स को इन कोड्स को कंडक्ट कराना और इनको यूज़ करने का मकसद क्या है कि जो रिसर्च के पार्टिसिपेंट हैं एक तो उनकी प्रोटेक्शन भी रहे कि वो एक लीगल वे में एक लीगल सर्कल के अंदर रहते हुए अपनी उस चीज़ को परफॉर्म करें, और जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी जो एक ब्रांच है उसकी जो एक रेपुटेशन है वो भी मेंटेन रहे। दूसरा जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपके प्रीवियस साइकोलॉजिस्ट थे या जो आपकी न्यू साइकोलॉजी है इन सब की भी जो रेपुटेशन है वो मेंटेन रहे। तो एथिक्स के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस पे अप्लाई हो रहे होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट है नो प्रेशर, नेवर एनी प्रेशरिंग ऑफ पार्टिसिपेंट। किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए जो आपके रिसर्च कंडक्टर होने चाहिए या जो पार्टिसिपेंट इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब सेफ्टी क्या है? सेफ्टी ऑफ द पार्टिसिपेंट असेंशियल, कि जो पार्टिसिपेंट की जो सेफ्टी है वो असेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी कि वो सिक्योर रहें, उनको किसी किस्म का किसी लीगल कार्रवाई का ना देखना पड़े, किसी को उनकी वजह से हार्म ना हो या किसी की वजह से उनको हार्म ना हो, ठीक है। क्रेडिट, एवरी रिसर्चर मस्ट रिसीव प्रेजेस अप्रोप्रिएट क्रेडिट। कम्युनिकेशन, one should try to make the result known to the participant. And next है third, use of research. One should be conscious of possible waste use of research। के आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट आपके कौन कौन से रूल्स चल रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपेंट को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, रिसर्चर को पता होना चाहिए। फिर जी कुछ आपके एथिकल प्रिंसिपल हैं। नंबर 1 है इन्फॉर्म कॉन्सेंट, डिसेप्शंस हैं, प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी है, विड्रॉल है एंड डीब्रीफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इन्फॉर्म कॉन्सेंट को कि इन्फॉर्म कॉन्सेंट क्या होता है। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट बेसिकली पर्पस ऑफ रिसर्च होता है, ठीक है, जिसमें आप बयान करते हैं कि ये रिसर्च आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं, इसके पीछे आपका मोटिव क्या है और आगे जाने वाले टाइम में इसको आप किन चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं। प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द रिसर्च, सेकंड में है कि इन्फॉर्म कॉन्सेंट में आप प्रोसीजर बताते हो कि किस प्रोसीजर के थ्रू आप रिसर्च कर रहे हो
कौन सा प्रोसीजर्स में आप यूज़ कर रहे हो अपने उस रिसर्च को कंडक्ट कराने में. ऑल foreseeable risk and discomfort to the participants, if there are any. These include not only the physical injury but also the possible psychological. कि मतलब हर तरह के रिस्क के लिए और डिस्कम्फर्ट के लिए पार्टिसिपेंट जो है उनको तैयार होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मुझे इसमें किसी न किसी की कोई फिज़िकली इंजरी भी हो सकती है और माइट भी पॉसिबल कि साइकोलॉजिकली भी आप उसमें इंजरी कॉज हो सकती है. बेनिफिट्स ऑफ द रिसर्च टू सोसाइटी एंड पॉसिबल टू द इंडिविजुअल ह्यूमन सब्जेक्ट. कि ऐसा आपका रिसर्च का टॉपिक हो या ऐसी आपकी रिसर्च हो जो कि आपके ह्यूमन के लिए या आपकी सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो, जो कि इंडिविजुअल ह्यूमन के लिए इक्वली बेनिफिशियल बन रही हो. इस तरह की आपकी रिसर्च होनी चाहिए. लेंथ ऑफ टाइम द सब्जेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट. कि आपकी उस टाइम कितनी एक एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए कि हर पार्टिसिपेंट को मतलब एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए इसमें कि इतने टाइम में मैंने ये इतना गैदर करना है, इतने टाइम में मैंने ये चीज़ कवर अप करनी है. सो पर्सन टू कॉन्टेक्ट फॉर आंसर टू द क्वेश्चन और इन द इवेंट और इंजरी और इमरजेंसी. तो पर्सन के आपके अच्छा कुछ कॉन्टैक्ट्स आपके पास होते हैं किसी भी क्वेश्चन के जवाब देने के लिए कि अगर कोई ज़ख्मी हो जाए या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाए तो आपके पास ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट होने चाहिए जिनसे आप हेल्प आउट ले सकें. ये बाद में अगर आपको जवाब देना पड़े तो आपके पास कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए उनके. Subject right to confidentiality and the right to withdraw from the study at any time without any consequence. मीन्स कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए. उसके बाद जो आपकी स्टडी है आप उसको विड्रॉ कर लें, ठीक है. और एट टाइम विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस के उस टाइम में किसी भी किस्म की रुकावट की कोई भी प्रॉब्लम है तो उस टाइम में आप किस तरह से स्टडी कर रहे हैं. सो नेक्स्ट है आपका डिसेप्शन. Sometimes for researcher, it's not possible to explain all process with the participants. लेकिन कि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे फैक्टर्स या कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हाईलाइट होते हैं जो कि आप नहीं डिस्कस कर सकते हर पार्टिसिपेंट के लिए, जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सके, जो पॉसिबल नहीं है कि आप हर पार्टिसिपेंट के लिए उसको एक्सप्लेन करें. डीप ब्रीफिंग बिफोर एक्सपेरिमेंट में इफेक्ट द रिसर्च. अच्छा, डीप ब्रीफिंग क्या है? इनका है कि एक्सपेरिमेंट से पहले अगर डीप ब्रीफिंग कर ली जाए तो उससे रिजल्ट पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है. जिस तरह हम लोग कहते हैं कि ब्रीफ कर दो इनको, या आपको ब्रीफिंग होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए. तो इस तरह की कुछ चीज़ें. रिसर्चर शुड अडॉप्ट दिस प्रोसेस इफ़ देयर हैव नो अदर ऑप्शन. रिसर्चर तब इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं जबकि उनके पास कोई और ऑप्शन ना रह जाए. ओके, प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट. रिसर्चर शुड बी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट फिजिकल और मेंटल हार्म. कि रिसर्चर जो कि रिसर्च कंडक्ट कर रहा है उसको इस बात का पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ मेरी रिसर्च में इस तरह की ना हो जो कि पार्टिसिपेंट को हार्म कर रही है उनको फिज़िकली और मेंटली तौर पर. रिसर्चर जो है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए विद एनिमल पार्टिसिपेंट एंड एक्सपर्ट इन टेकिंग केयर ऑफ दैम. एंड रिसर्चर शुड हैव एडवांस नॉलेज इन बायोमेडिकल एंड पार्टिसिपेंट बिहेवियर फॉर देयर वेलफेयर. ओके जी, नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि अगर कोई पार्टिसिपेंट आप पे ट्रस्ट करके कुछ आपको बता रहा है तो आप वो डाटा पब्लिश करने से पहले या उसको पब्लिकली लाने से पहले आप उसकी परमिशन लेंगे, उनको बताएंगे कि ये चीज़ें हैं, ठीक है. रिसर्चर शुड कीप ऑल डाटा एंड डोंट शेयर विद एनीवन. कि रिसर्चर जो है वो सारा डाटा अपने पास रख सकते हैं लेकिन उसको परमिशन नहीं होती कि वो किसी से उस चीज़ को शेयर करे. Researchers should be take responsibility of participant privacy.
रिसर्चर के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिसर्चर की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखेगा। जो मतलब पार्टिसिपेंट की जितनी भी प्राइवेसी है, कुछ उनकी पर्सनल लाइफ से हैं या जो चीज़ ऐसी है कि वो अगर वो कुछ छुपाना चाह रहे हैं वर्ल्ड से, तो रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, उस चीज़ की उनकी प्राइवेसी को मेंटेन रखेगा। विड्रॉल क्या है? विड्रॉल में पार्टिसिपेंट हैव द राइट टू विड्रॉल फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन एट एनी टाइम। अगर किसी पार्टिसिपेंट को ये लग रहा हो कि मैं इस रिसर्च में आगे नहीं पार्ट कर सकता, या उसको ये लग रहा हो कि ये मेरी ज़्यादा पर्सनल लाइफ से टच कर रही है, या उसको इस चीज़ का थ्रेटन हो कि शायद इसकी इन केस अगर ये बात मेरी बाहर आ जाए तो मे बी मेरे लिए बाद में प्रॉब्लम हो जाए, तो पार्टिसिपेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, छोड़ सकता है उस इन्वेस्टिगेशन को या उस रिसर्च को। रिसर्च कैन नॉट बी फोर्सफुली इन्वेस्टिगेट विद पार्टिसिपेंट। अब रिसर्चर की क्या है, रिसर्चर ज़बरदस्ती किसी से भी डाटा नहीं ले सकता, किसी भी पर्सन पार्टिसिपेंट का, किसी भी पर्सन का, किसी भी पॉपुलेशन का ज़बरदस्ती डाटा नहीं ले सकता। जब तक वो खुद विलिंग नहीं है तब तक आप किसी का भी डाटा नहीं ले सकते। ओके, डीब्रीफ क्या है? पार्टिसिपेंट हैव राइट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द रिजल्ट एंड द रिसर्च। या द मेन थिंग कि जो पार्टिसिपेंट हैं उनको राइट है, उनको परमिशन होती है कि वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं आपसे कि रिजल्ट और रिसर्च किस तरह की होगी, या इसके रिज़ल्ट क्या आएंगे, या ये रिसर्च क्या है, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। इस तरह के क्वेश्चन पार्टिसिपेंट को परमिशन होती है, वो आस्क कर सकते हैं आपसे। रिसर्चर शुड प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द रिसर्च एंड शुड गिव द आंसर टू पार्टिसिपेंट क्वेश्चन। रिसर्चर को चाहिए कि अपनी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे, ये वो नॉलेज प्रोवाइड करे पार्टिसिपेंट को कि भाई ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको कंडक्ट कर रहा हूँ, इसको कंडक्ट कराने का मकसद ये है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये हेल्प आउट करेंगे। रिसर्चर मस्ट बी इन former participant about their rights. They can withdraw any time from research. Researcher must be inform the participant about their right. और रिसर्चर ये चीज़ भी एक्सप्लेन करेगा पार्टिसिपेंट को कि अगर वो जब चाहें उनको ये राइट है, वो इस इन्वेस्टिगेशन से या इस रिसर्च से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एथिक्स हैं जो कि APA और आपकी डिफरेंट जो फेडरेशंस हैं साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस हैं, उन्होंने ये डिज़ाइन किए थे। तो दैट इज़ द मस्ट फॉर द रिसर्चर फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च एंड देयर इज सम राइट, देयर इज सम रूल्स। तो एक ब्रीफली समरी हम देख लेते हैं इस सारे की कि सम एथिकल इश्यूज़ की समरीज क्या थी कि रिसर्चर शुड हैव एडवांस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट द रिसर्च फील्ड, ठीक है। जो रिसर्चर को जो उस फील्ड में वो रिसर्च कर रहा है उसमें काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए, होनी चाहिए। मिनिमाइजिंग डिस्कम्फर्ट, इन्फेक्शन, इलनेस एंड पेन ऑफ द पार्टिसिपेंट, ठीक है, कि उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि पार्टिसिपेंट की जो इन्फेक्शन है, ये इलनेस, पेन और पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसको किस तरह मैंने मिनिमाइज़ करना है। गोल शुड बी जस्टिफाइड बाय द साइंटिफिक एंड अप्लाइड वैल्यूज़, ठीक है। गोल्स जो होते हैं वो जस्टिफाइड होते हैं कुछ साइंटिफिक और अप्लाइड वैल्यूज़ के थ्रू। एक्यूरेट फाइंडिंग ऑफ स्पीशीज एंड रिजल्ट्स, ठीक है, कि एक्यूरेट होने चाहिए आपके फाइंडिंग्स और आपके रिजल्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। सो दीज आर द सम एथिक्स ऑफ किसी भी टेस्टिंग को कंडक्ट कराते हुए एक टेस्टिंग के कुछ एथिक्स हैं। कोई भी टेस्ट अगर आप कंडक्ट करा रहे हैं, कोई भी रिसर्च अगर ये किसी भी चीज़ की अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये कुछ एथिक्स हैं जो कि मस्ट होते हैं
जिनको पता होना ज़रूरी है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। सो फॉर टुडे दैट इज़ इनफ। स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, स्टे सैनिटाइज योर सेल्फ। सो आई होप यू गाइज ऑल आर फाइन। अपना ख्याल रखिए, अपना प्यारों का ख्याल रखें, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।